मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं नीड़ का निर्माण। यह एक कविता है और इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के बारे में संक्षिप्त हम जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। इनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बचपन में बच्चन कहा जाता था, जिसका अर्थ था बच्चा, पर बाद में यही नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया था, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैंने किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कमल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब हम कविता पढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान, फिर बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। इसका भावार्थ है कि बच्चन जी ने फिर शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, आपने जैसा देखा, और इसका अर्थ होता है बार बार। ये शब्द ही बताते हैं कि बच्चन जी हमारे भीतर एक उम्मीद को जगाए रखने की बात कह रहे हैं। बार बार गिरना जिस तरह से और फिर से उठ जाना, बार बार संघर्ष करना, बार बार कोशिश करना, ये एक संकेत के रूप में है। ये एक संकेत के रूप में जीवन में घिर आए मुसीबतों की तुलना उस भयानक आंधी से करते हैं। जीवन की मुसीबतों की तुलना उन्होंने यहाँ पर एक आंधी के भयानक दृश्य को दर्शाकर किया है। जब जीवन में मुसीबतें आती हैं तो उसका दृश्य ऐसा ही भयावह होता है, जो इस तरह से चारों ओर से पूरी पृथ्वी पर छा गया हो जैसे धूल के बादल, यानी अपार दुख ने जीवन को घेर लिया हो। जैसे यहाँ पर अपार दुख और धूल के बादल से इसकी तुलना की गई है। आगे हम देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। रात सदिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। भावार्थ इसका यह है कि दुख के बादल ऐसे छा गए जीवन में जैसे दिन में ही रात हो गया हो। उस पर से अब तो रात भी हो गई, जो और भी काली, यानी दुख वाली रात इतनी अंधेरी होती है जैसे कि अब उम्मीद का कोई सवेरा नहीं बचा हो। जैसे तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान, नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। इस भयानक रात में कब क्या हो ये नहीं पता, जीवन में ये कितना दुख और भर देगा, ये सोच कर सभी डरे हुए हो। कण कण में ये भय व्याप्त हो, तभी प्राची यानी पूरब से एक किरण फूट पड़ती है, जैसे ये आशा की किरण हो, जैसे ये जीने की उम्मीद की किरण हो, और ये जीवन में अपनी मोहनी मुस्कान भर देती है, जिसकी उम्मीद इंसान छोड़ चुका होता है, और फिर से एक उम्मीद जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, फिर से उत्साह भरती है। इंसान गुजरी हुई रात की सारी भयावह बातें फिर से भूल कर जीवन की खुशियों में डूब जाता है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। बह चले झोंके की कांपे भीम कायवान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी हवा चली कि भीम काया वाले पेड़ भी कांप गए, जैसे जड़ सहित उखड़ उखड़ कर गिर गए, पत्ते डालियां सब टूट टूट कर बिखर गए। ऐसे में तिनकों से बने घोंसलों पर क्या गुजरी होगी। ये कल्पना से बाहर की चीज है, यानी इसकी कल्पना भी जैसे नहीं की जा सकती। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान, फिर। इसका भावार्थ हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ तक कि ईंट पत्थर के महल भी जैसे हिल गए हों, इतनी तेज आंधी में भी आशा का पंछी कहीं न कहीं छिपा रहता है।
यानी आशा कभी नहीं मरती, वह बस एक हल्की सी उम्मीद की किरण से फिर से जी उठती है। कवि उस पंछी से कहते हैं कि तू कहाँ छिपा था, जो फिर से गगन पर गर्व से जीत की खुशी से जैसे अपना सीना उठाए उड़ा जा रहा हो। उन सारे दुख के ऊपर विजय फिर से प्राप्त कर लेने की जीत की खुशी थी, और यह गर्व की बात ही है कि खुशी ही सीना तान कर चल सकती है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। भावार्थ है, जो नभ गुस्से से भरा हुआ डरा रहा था, वहां अब उषा मुस्कुराती हुई जीवन को जीने की आशा भर रही है। जो गगन घोर गर्जन से भयावह लग रहा था, वहां अब पंछियों की मधुर संगीत गूंज रही है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। इसका अर्थ है कि नष्ट कर देने वाली पवन जो कण कण को भय से भर रही थी, उसी 49 पवन को एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर उड़ती हुई जैसे सारे 49 पवनों को नीचा दिखा रही है। जैसे आशा निराशा से ज्यादा बड़ी होती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। इसका भावार्थ है कि अंत में कवि अपना मुख्य संदेश देते हैं कि निर्माण का सुख ज्यादा बड़ा होता है, वह नाश के दुख से कभी नहीं हार सकता। निराशा कितनी भी बड़ी हो, परंतु आशा उस पर जीत हासिल कर ही लेती है। वह शांति जो बर्बादी का संदेश देती है, उस पर फिर से सृष्टि का नया गान ही गूंजता है, फिर से जीवन नए आशाओं से चलता है। इस कविता का अगर हम मुख्य भाव देखें तो बच्चन जी के जीवन से भी ये प्रभावित है। उनके जीवन में पत्नी की मृत्यु से घोर अंधकार सा छा गया था, परंतु फिर से उन्होंने तेजी बच्चन से जब विवाह किया तो जीवन के मायने उन्हें अब अलग लगने लगे कि जीवन चलने का नाम है। घोर अंधकार के बाद भी सुख का सवेरा आता है। कोई भी इंसान जब वह दुख में रहता है तो यही लगता है कि जीवन बेअर्थ है, परंतु ये दुख सदा नहीं रहता। अगर दुख में वह अपने को धैर्य से संभाल ले तो सुख का सवेरा जीवन में जरूर आता है। दुख और सुख ये जीवन के अंग हैं, इनसे भागे नहीं बल्कि इन पर जीत हासिल करें। जब एक दिन मरना ही है तो क्यों ना अभी जिया जाए। ये था इस कविता का भावार्थ जो बच्चन जी ने समझाने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी और आप भी अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उससे प्रभावित होने के लिए ही पढ़ते हैं और प्रभावित होते भी हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।